हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। तो ये न्यूज में इसलिए था कि यूएन हैबिटेट ने रिलीज किया है एक स्मार्ट सिटी मिशन, इंडिया लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, रिपोर्टिंग कोलोकेशन इन housing and urban affairs. So localization of both क्या है? It is the process of taking into account the sub-national context in the achievement of SDG. तो जो SDG इंडेक्स है वो इतिहास द्वारा निकाला जाता है, कॉम्पिटिशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ एसडीजी इन स्टेट एंड। तो कुछ एग्जांपल की बात करें तो बिहार ने दिया है अपना विकसित बिहार के 7 निश्चय, जिसमें इंक्लूड करता है स्कीम ऑन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। भोपाल का है अपना इंडिया फर्स्ट सिटी लेवल वॉलंटरी लोकल रिव्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और आंध्र प्रदेश का है नवा नवा रत्नमालू, इट इज अ क्लस्टर ऑफ 9 फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर वल्नरेबल कम्युनिटी। बेनिफिट्स क्या होते हैं एसडीजी लोकलाइजेशन? तो ऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव जर्नलिज्म बढ़ता है, हेल्दी कंपटीशन प्रमोट होता है एट नेशनल लेवल। लोकलाइज सॉल्यूशन होते हैं एज वन अपोज टू वन साइज फिट्स ऑल, सबके लिए एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो लोकलाइज सॉल्यूशन होते हैं इसमें इम्प्रूव करता है स्टेट कैपेसिटी को एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। चैलेंजेस क्या है? तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस डाटा एंड कैपेसिटी, lack of policy coherence and coordination at national and local level, limited fund transfer and local resource mobilization, and local translation and adaptation in diverse country like India। वे फॉरवर्ड में क्या रहेगा? तो सबसे पहले हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं गोल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन एट नेशनल एंड लोकल लेवल, provide proper monitoring and evaluation to effective partnership, help in learning from the shared experience and adapt to the global challenges, and create awareness on SDG, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन to empower local rural local bodies। फिर आते हैं भाई IHR, अनरेगुलेटेड टूरिज्म इन द इंडियन हिमालय रीजन। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को prepare a practical map with clear timeline to put check on destructive activities IHR इंडियन हिमालयन रीजन। तो चैलेंजेस क्या है? लार्ज टूरिस्ट जाते हैं वहां पे, लगभग 100 मिलियन टूरिस्ट पर ईयर जा रहे हैं और ये एक्सपेक्टेड विद 240 मिलियन हो जाएंगे 2050 तक। वेस्ट जनरेशन होता है लगभग 8.395 मिलियन टन solid waste generated in the 2030 as per the नीति आयोग। और सोशल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं लॉस ऑफ फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, चेंजिंग लैंडस्केप, इरोजन ऑफ सोशियो कल्चर फैब्रिक। वे फॉरवर्ड क्या रहेगा? तो प्लान कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग विद लोकल कम्युनिटीज पार्टनरशिप, इंटरडिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस होना चाहिए। डिजाइन कर सकते हैं क्लाइमेट स्टार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन मल्टी हैजार्ड दुनिया एक्टिविटीज। और कर सकते हैं फाइनेंशियल इंटरवेंशन लाइक ग्रीन चेक लगा सकते हैं लोग। अदर environmental audit of tourism service provider like eco-labeling, e-zoning of land, ये सब किया जाता है। फिर आपके पास सस्टेनेबल फाइनेंस। तो सस्टेनेबल फाइनेंस is bridging the gap in Asian and Pacific report was launched by United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific। तो sustainable finance होता क्या है? It is refers to the process of taking environmental, social and governance consideration into account when making investment in decision in financial sector। इसके tools कौन कौन से हैं? तो green deposit, sovereign debt bond, green and social impact bond, ये सब स्टेटस क्या है sustainable finance का? तो डेवलपिंग कंट्रीज फेस हाई फाइनेंशियल गैप बिटवीन 2.5 ट्रिलियन टू 4.5 ट्रिलियन और लगभग जरूरत है 3 ट्रिलियन ओवर द नेक्स्ट ईयर टू फाइनेंस ग्रीन ग्रोथ। इस रिपोर्ट के हिसाब से ये रिपोर्ट बताती है रीसेटिंग ग्लोबल फाइनेंस एंड स्ट्रक्चर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ बाय ईओ। तो रीजन क्या है फॉर हाई फाइनेंशियल गैप? तो सबसे पहले तो राइज इन सिस्टमैटिक रिस्क टू
हुआ है, डिजास्टर फ्रीक्वेंसी बढ़ा है एंड कोविड-19 का साइन करता है, फॉल इन एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट in developing countries to 4 points in only, और median trade service burden for least developed countries जो कि बढ़ गया है 12% से 2%। और अदर कंसर्न की बात करें तो डिजिटाइजेशन रिस्क बढ़े हैं, राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। रिकमेंडेशन क्या है कि लोकल करेंसी फाइनेंसिंग ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट होने चाहिए, ग्रीन एंड इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम incorporating vulnerable section, concessional financing efforts led by multinational, multi-developmental banks and international cooperation, new approach to blended finance for businesses. Measures क्या लिए गए global level पे? तो ADIS अब एक्शन एजेंडा है जो कि SDG समिट 2023 by UNGA 2023 हुआ था। इंडिया में टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री और ग्रीन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड था जो कि बजट में आया था 2022 से। आरबीआई ने सस्टेनेबल फाइनेंस इंप्रूव करना है और सेबी ने न्यू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट अंडर बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एंड ब्लू बॉन्ड्स निर्देश लिए हैं। फिर यहाँ पे भाई मिशन लाइफ, तो like a part of mission lifestyle for environment, digital environment and forest land change में conduct किया awareness activity। तो it is a India-led global mass movement to nudge individual and community to protect environment, launched by India at UN Climate Change Conference COP 2026 में, COP 2021 में। इसके 3 फेज है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन पॉलिसी, ये इसके 3 फेजेस हैं। टारगेट की बात करें तो एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियंस एंड अदर ग्लोबल सिटीजन टू टेक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन फॉर इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन 2022 से 27 तक, और एटलीस्ट 80% ऑफ ऑल विलेजेस एंड अर्बन लोकल बॉडीज टू बिकम एनवायरमेंट फ्रेंडली बाय 2028। तो इसके एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या होंगे इम्प्लीमेंटिंग लाइफ का? तो एनर्जी एंड इमिशन की बात करें तो रिड्यूस एनुअल CO2 इमिशन ऑफ 2 बिलियन टन एट द वर्ल्ड लेवल बाय 2030। एयर पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा, अराउंड 60% ऑफ रिडक्शन हो जाएगा इन सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम द हेजल चेन। जॉब क्रिएशन होगा, लगभग 17 मिलियन क्लीन एनर्जी जॉब्स जनरेट हो सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो स्टिमुलेट होंगे लगभग 1.6 ट्रिलियन इन ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म जो कि इंकरेज करता है कॉम्पिटिशन एंड माइंडलेस कंजप्शन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड challenges of choices like natural fiber are more expensive than the mass-produced fibers. There is infeasibility of one-size-fits-all approach. A stable and continuous electric cost shift from the LPG to electricity based consumption approach Himachal Pradesh. फिर अदर में ग्रीन वॉशिंग, डिफिकल्ट इन मेजरिंग सस्टेनेबिलिटी, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन क्लीन एनर्जी, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड में क्या रहेगा? क्रिएट करना है, क्रिएट एक्यूरेट एंड आउटकम ओरिएंटेड इंडिकेटर होने चाहिए, ग्रीन एनर्जी स्ट्रेटेजी को प्रमोट करना है, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम कल्चर एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस लाइक हैंड वॉशिंग एंड हैंड ड्राइंग क्लोथ, incentivizing adoption of sustainable options, or integrating knowledge, adopt sustainable lifestyle into education program. फिर आपके पास सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो अपना कोस्टल एक्वा कल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो न्यूज में क्या था? तो कोस्टल एक्वा कल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट 2023 आया है जो कि अमेंड किया था 2005 के एक्ट। तो क्या की फीचर है अमेंडमेंट से? सबसे पहले ब्रॉडन किया डेफिनेशन ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर, रिमूविंग द एम्बिग्यूटी बिटवीन द फार्म एंड अदर वर्टिकल्स ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर, registration under the Coastal Aquaculture Authority Act considered a valid permission under the CRZ notification. Additional role of Coastal Aquaculture Authority क्या है?
fix a standard for input and discharge of effluent from agricultural unit, prohibit the use of certain inputs to prevent harm to the environment, monitor and regulate units input and emission. और क्या है इसके अंदर परमिट करेगा सर्टेन एक्वाकल्चर एक्टिविटीज या जेड एरिया लाइक फैक्ट्रीज, प्रिवेंट करेगा यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस एंड प्रमोट करेगा बायोसिक्योरिटी, जिसमें प्रिवेंट करेगा रिस्क ऑफ इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म. सिग्निफिकेंस क्या है अमेंडमेंट का? तो इकोनॉमिक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एनवायरमेंट में प्रमोट करेगा न्यू एनवायरमेंट फ्रेंडली कोस्टल एक्वाकल्चर एंड जेनेटिकली इंप्रूव डिजीज फ्री फ्रूट स्टॉक एंड सीड्स. इशू विद क्या है? तो सिविल डिफिशिएंसी में स्किल्ड मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज एज पर द CSP report, and promoting intensive coastal aquaculture had reverse impact on environment. ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया की बात करें तो जो अपना अपेडा है उसने क्रिएट किया डेडिकेटेड ऑर्गेनिक प्रमोशन डिवीजन. ये होता क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो accomplish using on organic biological and mechanical methods in exclusion of all scientific of from farm inputs. बेनिफिट्स ऑफ एनवायरमेंट को लेकर बात करें तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, स्टिमुलेट करता है बायोडाइवर्सिटी, फार्मर को रिड्यूस करता है इनपुट कॉस्ट, रेजिलियंस टू एक्सट्रीम वेदर इन इवेंट एंड कंज्यूमर के लिए हेल्थियर होता है, न्यूट्रिशन क्वालिटी फूड होता है. और इसके स्टेटस की बात करें स्टेट इंडिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2022 में लगभग 44.3 लाख है. 6 इन द टर्म्स ऑफ सर्टिफाइड एरिया ग्लोब, जो कि अपना द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सिस्टमैटिक एंड इमर्जिंग ट्रेंड और बेसिक. और सिक्किम जो है वर्ल्ड का फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट. इनिशिएटिव के लिए हैं तो सर्टिफिकेशन में सबसे पहले नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, पार्टिसिपेशन गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया और FSSAI जीवक जैविक भारत लोगो लॉन्च किया गया है. एक PM प्रणाम है, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमुलरेशन ऑफ मदर अर्थ और एक गोवर्धन फर्टिलाइजर्स के लिए. और अदर्स की बात करें तो परंपरागत कृषि विकास योजना, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारे हैं. और चैलेंजेस क्या है? तो हाई इनपुट कॉस्ट एंड लो यील्ड है, लगभग 80% लोअर यील्ड होता है कंवेंशनल फार्मिंग में इन द इनिशियल ईयर. इनसफिशिएंट सप्लाई चेन है फॉर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इशू विद सर्टिफिकेशन प्रोसेस such as lack of standardization, high price of produce होता है. अदर इशू में लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सारी चीजें. वे फॉरवर्ड में सप्लीमेंट कर सकते हैं विद अदर सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड, स्ट्रेंथनिंग वैल्यू चेन एंड सर्टिफिकेशन एनर्जी. एनहांस कर सकते हैं नंबर ऑफ थर्ड पार्टी एक्रेडिटेशन एजेंसी एंड अदर्स. प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट, strengthening the value chain and organic product, improving monitoring and certification activities. फिर आते हैं climate resilient farming. तो Standing Committee on Agriculture, Environment Friendly and Food Processing presented the promotion of climate resilient farming report. तो climate resilient farming होता क्या है? तो it is the incorporation of adaptation, mitigation and other practices in agriculture which increase the capacity of system to respond to various climate related disturbances. ठीक है, इसका significance है explicit focus on addressing climate change in the agri-food system, considering synergy between productivity, adaptation and mitigation, tailored for diverse agro-ecological condition and socio-economic context. Initiative क्या लेगी है? तो नेशनल इनोवेशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बाय ICAR के द्वारा. फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, परंपरागत कृषि विकास योजना है. और एक इंडस्ट्रियल फोरम फॉर एडवांस क्लाइमेट रेजिलिएंट
एवरी फूड सिस्टम इन इंडिया बाय ईसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एफएओ के द्वारा। फिर इम्पैक्ट क्या रहेगा क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर का। तो projected decline in the yield of rainfed rice wheat by 2050, beneficial for crop like cotton and chickpea due to reduced frost, or shift in crop zones like of apple and other temperate crops, and it 1.8 to 2 million tons of annual milk loss due to health stress, cattle and buffalo. Impact of agriculture on climate change क्या है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है वो इमिट करता है लगभग 14% ऑफ ग्रीन हाउस गैस ऑफ इंडिया एंड मेजर शेयर ऑफ ग्रीन हाउस इमिशन ड्यू टू इंट्रिक फ्रेगमेंटेशन, राइस कल्टीवेशन एंड फर्टिलाइजर अप्लाइड टू द एग्रीकल्चर सॉइल। चैलेंजेस की बात है तो कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड है बिटवीन डाइवर्स स्टेक होल्डर ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड। Policy like MSP favor monoculture और अदर की बात करें तो स्किल गैप इन फार्मर रेनफॉल डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो ये सारे चैलेंजेस वे फॉरवर्ड में क्या रहेगा ग्रास रूट लेवल पर वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज मॉडल ला सकते हैं लोग, एडॉप्शन ऑफ हीट टॉलरेंट वैरायटी लाइक ये वीट का एक वैरायटी है GSW18 और DW187 जो कि पंजाब फार्मर ने बनाया है। और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन आ सकते हैं एआई विंड्स और इन्वायरमेंटल इनोवेटर्स लाइक मेथनोजेनेसिस नाइट्रोजन इनहिबिटर्स प्रोमोटर्स। वेस्ट मैनेजमेंट में आते हैं तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2024 तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाइड किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल अंडर द पावर conferred under the Environment Protection Act 1986। की प्रोविजन क्या है प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल में? तो लोकल बॉडी को मैंडेट किया गया टू टेक एन एनुअल असेसमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इंक्लूडिंग एस्टिमेशन ऑफ वेस्ट टू बी जनरेटेड इन 25 year period and centralized portal for registration of producer, importers, brand owners of manufacturer of commodity made from compostable plastic or biodegradable plastic. Local body to take necessary measures preventing substitution, sale and use of prohibited SUP items and submit annual report. Producer, importer and brand owner who introduce any plastic packaging shall be responsible for collection of plastic packaging. Ethical responsibility है. Also applies to commodity made from compostable or biodegradable plastic. Annual report submission and implementation to state public pollution control board, PCC, central plastic control board, central government को देना होगा. और अदर प्रोविजन में क्या है चेंजेस इन डिफिनेशन ऑफ स्टेक होल्डर लाइक importer, seller, producer, manufacturer and precise definition of biodegradable plastic certificate from FSSAI addition by CPC by manufacturer of compostable or biodegradable plastic. फिर आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट टूल। तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिवीजन किया आपने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। तो नीड क्या है फॉर प्रॉपर बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट? तो सबसे पहले ग्रोथ इन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम 933 गीगावाट पर आवर ग्लोबली एनुअल डिमांड फॉर बैटरीज जो कि एक्सपेक्टेड है कि ग्रो हो जाएगा 51 हो जाएगा बाई 2030। लास्ट ईयर ऑफ बैटरी lead acid batteries is recycled by informal recycling or environmental protection from toxic substance such as lead, cadmium, promotion of circular economy ये सारे leads हैं। Impact of human health improper disposal like corrosion, damage, disparison problem ये सारे होते हैं। Current governance framework की बात करें तो MOEF public battery waste management tool under the Environment Protection Act 1986 जो कि रिप्लेस करेगा बैटरी हैंडलिंग मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग 2021 का और 2023 में।
तो चाहते हैं अपना ई प्रोविजन ऑफ बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 का। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ गया है। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल फॉर एक्सचेंज ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिसाइकलर, मैंडेटरी रिकवरी ऑफ minimum percentage of recovery of materials from waste battery एंड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल आ गया है, जिसमें इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ईपीआर टारगेट। तो इसमें अपना की चेंजेस क्या लाए गए हैं तो रूल। सबसे पहले प्रोविजन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट बैटरी, इसमें पहले अगर 2022 वाले बात करें तो जो ईपीआर सर्टिफिकेट होता था वो जनरेट करने से पहले सीपीसीबी द्वारा बाई सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल बेस्ड ऑन द रिसाइकलर और वेस्ट सर्विस क्वांटिटी, और ये जो असाइन सर्टिफिकेट है कैन बी सोल्ड इन एक्सचेंज ऑफ वेस्ट बैटरी। बट जो नए रूल आए हैं उसमें सीपीसीबी टू कीप द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट प्राइस ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेट। पहले ऐसा कोई फिक्स नहीं था प्राइस, हमने भी डिमांड एंड सप्लाई का देखा, लेकिन अब फिक्स कर दिए गए। इम्पोजिशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंपनसेशन की बात करें तो जो कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सीपीसीबी के द्वारा तो लोगों करती थी, अब सीपीसी may consult CI or prepare a recommended guideline to be submitted by MOEF doubles। Way forward में क्या रहेगा तो पॉलिसी सपोर्ट लाइक लाइसेंस फॉर हैंडलिंग लिथियम आयन बैटरी सेपरेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, दोनों को सेपरेट करो, और इंसेंटिवाइज करो मैन्युफैक्चरर्स ग्रीन टैक्सेस को डिपॉजिट refund system incentivizing customer or returning battery, and separate collection agency for collection and the recycling of battery। Sewage management की बात करें, current status more than 33,000 billion liters per day, estimated generation from class 1 cities, class 2 towns with current treatment capacity of just 18.6%। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड इनिशिएटिव की बात करें तो वाटर इज स्टेट सब्जेक्ट केवल सिविल में आता है आर्टिकल 246 में। इसके अंदर नेशनल अर्बन सैनिटाइजेशन पॉलिसी है, मेड लोकल गवर्नमेंट रिस्पांसिबल फॉर 100% सेफ वेस्ट डिस्पोजल, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 डिसेंट्रलाइज्ड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर एक्ट जो है ना requires industrial unit and local body to install STP and effluent treatment plant। अदर इनिशिएटिव की बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ अमृत में है ये, अमृत भारत में ये है, और स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर है, नमामि गंगे के अंदर है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंदर है। चैलेंजेस की बात करें तो लैक ऑफ कैपेसिटी इन अर्बन लोकल बॉडी, ये सबसे कि नॉन ऑफ द सैंपल्ड अर्बन लोकल बॉडीज had a sewage network in Jharkhand 2016 में, loop-sided implementation है, like 5 states account for 60% of the total installed treatment capacity। Differences in discharge standard है 35 parameters of surface water body against 10 for wash water for land application, and low compliance लगभग सिर्फ 23% treatment capacity needs state pollution control road parameters। अदर इश्यूज की बात करें, ये जो प्लांट्स आर हाईली कैपिटल इंटेंसिव, नो स्पेसिफिक पॉलिसी एट आइदर सेंट्रल और स्टेट लेवल। वे फॉरवर्ड की बात करें तो सेटिंग अप ऑफ अंडरग्राउंड लैंड कैपेसिटी, और लाइक चाइना में ऐसा करते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। अदर मेजर्स में एस्टैब्लिश कर सकते हैं मल्टीपल मॉनिटरिंग पॉइंट, utilization in agriculture, utilization of treatment sewage for non-potable purpose like horticulture, irrigation use कर सकते हैं, define कर सकते हैं कि better है uniform water quality standard। फिर आते हैं waste to wealth। तो waste to wealth टेक्निक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें, कंपोस्टिंग, बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक वेस्ट फील्ड बायोफर्टिलाइजर, बायोमिक्सिनेशन, तो एनारोबिक फ्रेगमेंटेशन और बायोडिग्रेडेबल मैटर टू बिल्ड बायोगैस, थर्मल और वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेसिंग में इनक्रिनेशन, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस ऑफ प्रोडक्शन of producing electricity heat light from municipal solid waste, processing for the use
की बात करें तो यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इकोनॉमिक बेनिफिट, एनर्जी जनरेशन होगा फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, रिसाइकिल एंड प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी, managing high generation of waste, especially from the urban areas, and entrepreneurship and job creation. फिर आपके उन्होंने इतना ये इनिशिएटिव क्या लिए गए टू वेल्थ मिशन अंडर द पीएम। तो इसके अंदर और क्या क्या है, तो पॉलिसी एंड गाइडलाइन लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए जा रहे हैं अंडर द गवर्नेंस स्कीम, और मैंडेटिंग यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन। और चैलेंजेस क्या हैं, तो सबसे पहले इनफॉर्मल एंड इफिशिएंट कलेक्शन है, लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ लोकल बॉडीज फॉर प्रोसेसिंग, लैक ऑफ रिलायबल डाटा ऑफ वेस्ट इन्वेंटरी, कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, लिमिटेड प्राइवेट पार्टनरशिप। वे फॉरवर्ड क्या करते हैं, सबसे पहले सेग्रीगेट कर सकते हैं सोर्स से, एंड 100% वेस्ट कलेक्शन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होना चाहिए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियली स्ट्रेंथनिंग लोकल बॉडीज होनी चाहिए। तो आगे नेक्स्ट वाइज प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो एक ग्लोबल सिम्पोजियम ऑन farmers' rights organized by the Secretary of International Treaty on Plant Genetic Resource and FAO adopted the Delhi framework on farmers' rights। की हाईलाइट किया दिल्ली फ्रेमवर्क का, तो क्रिएटिंग अ फंक्शनल synergy across different UN instruments, establishing farmer managed seed system for traditional varieties, and building a farmer-centric partnership opportunity like source of ऑपरेशन किसी वॉट पीजीएफआरए क्या है, तो रॉ मटेरियल प्लेटफॉर्म बेसिस ऑफ ऑल क्रॉप वैरायटी इंक्लूडिंग सीड्स एंड अदर प्लांट जेनेटिक मटेरियल यूज करना है, यूज टू डेवलप अ न्यू वैरायटी टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड कंपैटिबिलिटी ऑफ क्रॉप्स। इसकी नोडल ऑर्गेनाइजेशन हमारी फार्मिंग ऑफिस है एनडीटीजीआर। तो इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स food and agriculture, so protecting natural resources, raw material for plant evolution and adaptation, critical for development of new varieties, so healthy and economic security, or genetic material from food plant in one country can be helpful to other countries as well। तो अगर इस इंटरनेशनल ट्रीटी की बात करें तो ये सिर्फ ट्रीटी है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट अडॉप्टेड किया था 2001, फैसिलिटेट करता है पीजीआर अक्रॉस बॉर्डर को मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेलबोर्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड, और इंडिया हैज अ पार्टी एंड इनएक्टेड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट। तो चेक्स क्या है, तो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी ड्यू टू मोनोक्रॉपिंग, इम्बैलेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइडेड टू ब्रीडर ऑफ मॉडर्न प्लांट वैरायटी, अदर थ्रेट्स में पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज है। तो वे फॉरवर्ड में क्या है इसमें, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन रिट्रीव सिस्टम ला सकते हैं, तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स और इन विट्रो जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, क्रायो बैंक, ये तो हम लोग बना सकते हैं। मिसलेनियस की बात करें कुछ और टॉपिक, तो ग्रीन बिल्डिंग, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कोड जो है has introduced new green rating tool as a part of its net zero mission to celebrate the uptake of green building projects in the country। Green building क्या होता है, use of environmentally friendly construction material, process, operation and maintenance to reduce the cost of energy and waste management, different from energy efficient जो यूज करता है लेट से नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग्स, ठीक है, ये अलग है। एडवांटेज क्या है, ये कंज्यूम करता है 25% लेस एनर्जी, 35% रिडक्शन कर सकता है ग्रीन हाउस गैसेस में फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। हेल्थ बेनिफिट्स में नो यूज ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लोबल बिल्डिंग मार्केट जो है वो
लगभग अभी जो है वो 2023 में $422 बिलियन है और 2030 में लगभग डबल हो जाएगा, 991 हो जाएगा। इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं? एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है 2007 का और बाई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। फिर इको विभाग संहिता 2058 बाई मिनिस्ट्री ऑफ पावर वेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेटेड सिस्टम, गृह जिसको बोलते हैं, तेरी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा। फिर लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरमेंटल डिजाइन बाई यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और स्टार रेटिंग ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इसके अंदर चैलेंजेस क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन बिल्डिंग? तो हाई इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, गवर्नेंस इशू है लाइक पुअर बिल्डिंग कोड एनफोर्समेंट, इशू इन कंस्ट्रक्शन टू स्पेसिफिक वेदर, लिमिटेड एक्सेस टू डिजाइन एंड स्किल वर्कर। वे फॉरवर्ड में क्या रहेगा? तो इंक्रीज ऑफ ग्रीन बिल्डिंग टू टैक्स इंसेंटिव, यूज ऑफ ग्रीन बॉन्ड फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स needing long-term investment and retrofitting of existing buildings. फिर आते भाई environmental movement in India। तो 50 साल हो गया चिपको मूवमेंट के। तो चिपको मूवमेंट क्या था? Non-violent resistance against forest cutting in Valley Village चमोली डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में लीडर्स एक्टिविटीज में प्राइमरली विलेज वुमेन थी। मेजर लीडर में सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, गौरी देवी, ये सब थे। renowned for collective mobilization of women manifested eco-feminism। eco-feminism क्या है? तो philosophical political movement examining connection between ecological concern and women, reason behind emergence of eco-feminism। तो interconnection है of resource exploitation and the subjugation of women, significance of traditional knowledge often transferred by women, and women live experience having close relationship with natural environment and contemporary relevance की बात करें तो critique of capitalist exploitation, valuing traditional ecological knowledge, recognition of environmental justice। मेजर environmental initiative की बात करें तो साइलेंट वैली मूवमेंट था अपना केरला में, अपना अपिको मूवमेंट था, छेड़वाई पांडुरंगा हेगड़े कर्नाटक, अपना नर्मदा बचाओ आंदोलन रहा, अदर में चिलिका बचाओ आंदोलन अगेंस्ट बॉक्साइट माइनिंग काशीपुर। इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट की बात करें तो लीडरशिप वुमेन के हाथ में गया लाइक गौरी देवी, पुश टू एनवायरमेंटल पॉलिसी डिस्कशन लाइक फॉरेस्ट 2006 का लीगेसी ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग गांधी की नॉन वायलेंट सत्याग्रह and protecting cultural identity, advocating the ideology of environmentalism of the क्या challenges face करते हैं environmental movement? So lack of sufficient technical information and data, weak decision-making power of local government, lack of dialogue and cooperation, environmental laws that do not provide for public participation, and disappearance of traditional belief system। Way forward की बात करें तो पीपल फ्रेंडली डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, enhance for public participation in development by campaigning for laws, incorporate करो technical data and knowledge in development, and linking global and local issues and individual action like India custom and tradition for sustainable development की बात करें तो compensate करना चाहिए कैपिटलिज्म। गांधी जी का जो सर्वोदय इंडिया का जो ट्रेडिशन है उसको लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल और सर्कुलर इकोनॉमी यूटिलाइज कर सकते हैं जो लोकल मार्केट लाइक बाम्बू और सेक्टर ग्रुप्स डेडिकेटेड टू लोकल फॉर्म लाइक INR and Amman, Vana Devi, conservation of animals by symbolizing vehicles of God, traditional medical system like Ayurveda, Siddha, Unani, Swari for homeopathy। अब आते हैं 5 मिनट पे। तो रिन्यूएबल एनर्जी एंड अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो टारगेट क्या है? अचीव करना है 50% cumulative energy from power installed from renewable energy by 2030 या INDC के। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी होना चाहिए 500 गीगावाट 2030 तक 95 टारगेट के अंदर।
and 500 gigawatt of renewable energy be installed by energy install capacity होना चाहिए जो कि ये भी 95 टारगेट करंट स्टेटस की बात करें इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में अभी जो है 1900 हाइड्रो पावर में 195 है और जो कि 43.7% है टोटल का। शेयर की बात करें सोलर में 19.2 विंड में 10.5 ये है अपना और बायोमास कंसिडरेशन में 2.3% और वेस्ट टू एनर्जी 0.1%। इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ नॉन प्रोसेसिंग टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी में तो 203 गीगावाट है 45.5% टोटल 50% आ गए हैं। ग्लोबल रैंकिंग में fourth globally in renewable energy installed capacity and fourth in wind power capacity and in solar power capacity. फिर आते हैं भाई सोलर रूफटॉप पावर तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना फॉर इंस्टॉलिंग द रूफटॉप सोलर इन 1 crore बिल्डिंग हाउसहोल्ड नेशनवाइड तो ये योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी द्वारा है to provide free electricity up to 300 units every year for 1 crore household. Subsidy structure में बात करें central finance assistance for residential rooftop solar और इसमें क्या क्या सब्सिडी मिल रहा है कि अगर 1 से 2 केवी तक कर रहे हैं तो 30,000 से 60,000, 2 से 3 केवी में 60 से 70,000 और 3 केवी से ऊपर कर रहे हैं तो 78,000 का आपको सब्सिडी मिलेगा। 4 लेटर फ्री लो इंटरेस्ट लोन मिलेगा to produce 7% of installation of RDS system up to 3 kilowatt. Other feature of this scheme की बात करें तो model solar village to be developed in each district. Incentive to local bodies, national portal for household to apply to subsidy component for payment security of renewable energy service companies को इसको बोलते हैं। Significance क्या है? तो reduce करेगा बिल लगभग 1500 करोड़ 15,000 करोड़ तक का कम हो जाएगा और सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा बाय सेलिंग सरप्लस टू डिस्कॉम एडिशन ऑफ 30 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी और 720 मिलियन टन ऑफ कार्बन इमिशन रुक जाएंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग ज्यादा होगा एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा सेल्फ रिलायंस एनर्जी सेक्टर होगा। रूफटॉप सोलर सिस्टम की बात करें जिसमें फोटोवोल्टाइक पैनल इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग connected to the main power supply grid, convert sunlight into usable electrical energy. इंडिया का करंट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी जो है 11 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी है और गुजरात जो है वो टॉप लीडर है लगभग 82% है। और चैलेंजेस क्या है इसके लिए तो वेरिएबिलिटी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अफेक्टिंग ग्रिड स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज हाई कॉस्ट लैक ऑफ R&D और डिपेंडेंस ज्यादा है लोग का लो डिस्कॉम पार्टिसिपेशन लो नेट मॉनिटरिंग ये फॉरवर्ड क्या आएगा तो टाइम बर्ड अप्रूवल थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इंप्रूविंग ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारे होने चाहिए। फिर आते हुए इंटरनेशनल सोलर बैंक इंडिया ने होस्ट किया 6th सेशन ऑफ द ISA in Delhi also again become the 99th member of ISA तो की हाईलाइट क्या रहे तो स्कीम से पहले 99 में वर्क किया इंक्रीज इन वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर सोलर प्रोजेक्ट फ्रॉम 10% to 35% of the project cost and global solar facility जो कि अप्रूव किया 2025 to capitalize solar investment in under service segment and geographies across India जो कि रिसीव किया है कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ $35 million। तो नेक्स्ट में ISA है क्या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक्शन ओरिएंटेड नंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी जॉइंटली लॉन्च बाय इंडिया एंड फ्रांस 2015 COP 2021 में और 2021 में ऑल मेंबर स्टेट ऑफ द यूएन आर रिजल्ट ज्वाइंट अमेंड हुआ तो 2020 में क्लियर स्ट्रेटजी क्या है guided by towards 1000 strategy mobilize करना है 1000 billion solar energy solution by 2030 delivering energy access to
1,000 million people and installation of 1,000 gigawatt of solar energy capacity. Significance क्या है इसका? तो ensure करना है just energy transition. Assert India soft power along with the other initiatives like Global Biofuels Alliance, CDRI. Challenges की बात करें तो lack of finance technology, uneven global electricity landscape, lack of solar energy equipment, constructability. Other initiatives की बात करें ISA द्वारा तो One Sun, One World, One Grid led by India in collaboration with ISA and World Bank. India has installed cross-border interconnection with neighboring countries to which electricity is exported to Nepal, Bangladesh, and Myanmar and imported from Bhutan along with MOU with Uzbekistan. Their solar technology application resource center starting for capacity building and large scale solar power project under the solar partnership. फिर आपसे हमारे ethanol blending in India. Ethanol क्या है? Principal biofuel naturally produced by the fermentation of sugar by yeast and petrochemical process such as ethylene hydration. Ethanol blending involves a blended motor fuel containing ethyl alcohol that is at least 99% pure derived from agricultural product. Significance क्या? Reduce करेगा pollution price. Use of E20 leads to reduction of carbon monoxide emission by 50% in two-wheelers and 30% in the four-wheelers compared to petrol. Reduce import help in lowering India's energy import dependency. Boost करेगा farmer income, helping achieve international commitment of the government. तो initiative क्या है? जिसमें pollution biofuels है, ethanol blending program with the target की 20% blend करेंगे पेट्रोल. तो इंडिया का जो टारगेट है बायोफ्यूल्स में, उसका जो टारगेट था कि 20% पेट्रोल में ब्लेंड करेंगे, 5% बायोडीजल में 2030 तक, तो उसका अचीवमेंट क्या है? 10% तो इथेनॉल ब्लेंडिंग होने लगा पेट्रोल में 2022 से. फिर और अदर इंस्टेट की बात हो, पीएम जीवन योजना, सेकंड जनरेशन 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट, फ्लेक्सी फ्यूल इंजन एंड कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन PLI. अमेंडिंग इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन है 1951 फ्री फ्रॉम मूवमेंट ऑफ इथेनॉल. और चैलेंजेस क्या है? डिमांड ऑफ वाटर इंटेंसिव शुगर केन क्रॉप इम्पैक्टिंग फूड एंड वाटर सप्लाई. तो गवर्नमेंट ने बैन किया है शुगर केन यूज एंड शुगर फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन एज पर द शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1996. और अदर non-uniform availability of ethanol across the various states, modification and vehicle increasing the cost. Way forward क्या रहता है? Uniform availability of ethanol blended across India, augmenting infrastructure of the marketing company, focus on sustainability supply and tax incentive to absorb R&D on E20 compatible engines. और फिर आपने भाई sustainable development towards affordable transportation. So, Parliamentary Standing Committee on Petrol and Natural Gas submitted an action taken report on its earlier recommendation of the subject to review on implementation of SATAT. SATAT क्या है? लॉन्च कर 2018 में. इसका ऑब्जेक्टिव है setting up of biocompressed gas production plant and make CBG available in market for the use of automotive fuel. जो compressed biogas is obtained after purification and compression of biogas. Ministry of Petroleum Natural Gas की नोडल मिनिस्ट्री है. टारगेट क्या है? तो 5,000 compressed biogas प्लांट बनाना है 2023 तक. 15 metric million tons of CBG प्रोडक्शन होना चाहिए. 50 metric million ton of biomanual. So fulfills of all pillars of our vision of India's energy future like energy access, energy efficiency, energy sustainability and energy security. Challenges में क्या है? Governments related issue में तो multiple regulatory approval including various ministries and discontinuance of central finance assistance is directives to new and renewable energy projects, lack of interest on oil and PSU in setting up these plants, and limited time frame for gathering agriculture feedstock and unpredictability of feedstock prices.
differential tax structure for compressed natural gas and CNG, and no biased or fragmented organic manure. Way forward क्या रहेगा? तो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी टू मीट रेगुलरली, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव इंस्टेड ऑफ कैपेक्स बेस्ड सब्सिडी, setting up of a biofuel infrastructure fund and grid guarantee fund, fiscal support for pipeline infrastructure, governance reform में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिजिटाइज द रेगुलेटरी अप्रूवल, सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडी एंड इन्वॉल्विंग द पीपीपी मॉडल, restricting the or regulating the export on use of different technology like AI, फिर otherwise energy transition in India. तो ये है क्या? Shifting energy production away from source that release a lot of greenhouse gas to those little or no greenhouse gas. तो इंडिया का स्टेटस ऑफ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें, इंडिया रैंक 63rd as per the WF क्वेश्चन इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट. इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है, पहले सिर्फ 2014 में 76 था, अब लगभग 195 गीगावाट हो गया है इंक्लूडिंग हाइड्रो. नेशनल इनिशिएटिव की बात करें तो नेशनल सोलर मिशन, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, रिन्यूएबल वर्सेस ऑब्लिगेशन है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है. अदर इनिशिएटिव की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम एंड पैनल ऑन क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मेजर, इंडिया इज इट्स मेंबर, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बाय EU and global energy and energy efficient place COP 2028 by UN, tripling the renewable energy capacity rate by 2030 and energy charter treaty है. Challenges क्या हैं? तो adding or replacing 80 million kilometers of power line by 2040 to achieve all national climate energy goals. Clean energy technology like advanced batteries are still in the early development stage, and almost 90% of the growth in clean energy infrastructure investments since there are advanced economies in China. Another uncertainty in subsidies, geopolitical tension, capital intensive है. वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं एनर्जी डिमांड, एनर्जी कंजप्शन को कम कर सकते हैं by 50%, सपोर्ट कर सकते हैं पॉलिसी लाइक इंडिया का उज्ज्वला प्रोग्राम है, रिड्यूस करता है इनिशियल कॉस्ट पर लीटर, और इंक्रीज ग्रिड इन्वेस्टमेंट नियर डबलिंग बाय 2050 टू कवर द $600 billion per year, और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड रेगुलेशन टू एडवांस decarbonization, deliver energy to the vulnerable households. भाई क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन विंडो, तो यूनाइटेड नेशन ने पॉइंट किया पैनल ऑन क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मॉडल. तो ये है क्या? तो एसेंशियल कंपोनेंट्स इन टुडेज रैपिडली ग्रोइंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी फ्रॉम विंड टर्बाइन एंड सोलर पैनल टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट. इंडिया का इनिशिएटिव क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स, पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना, एंड अपना काविन जो है खनिज विदेश लिमिटेड, ओवरसीज लोकेशन ऑफ सप्लाईज इन इंडिया. ग्लोबल इनिशिएटिव है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंडिया इज आल्सो पार्ट. क्रिटिकल मिनरल मैपिंग इनिशिएटिव है, यूएन फ्रेमवर्क फॉर जस्ट ट्रांजिशन ऑफ क्रिटिकल एनर्जी मिनरल्स है. चैलेंजेस की बात करें तो मेजर रिजर्व्स इन few countries like lithium triangle, unsustainable mining and processing, mismatch in demand and supply. Way forward क्या? 6 key action by first IEA critical energy mineral and clean energy summit के द्वारा. तो डाइवर्सिफाई करना है मिनरल सप्लाई को, अनलॉक करना है टेक्नोलॉजी एंड रिसाइक्लिंग पावर, प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन, इंसेंटिव्स फॉर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस, फोस्टर करना है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. ये हो गया भाई 4 और 5. नेक्स्ट करते हैं भाई कंजर्वेशन एफर्ट्स. तो कंजर्वेशन एफर्ट्स में स्टार्टिंग है फ्रॉम फॉरेस्ट. और
डिफिनीशन ऑफ फॉरेस्ट न्यूज़ में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट टू फॉलो द डिफिनीशन ऑफ फॉरेस्ट एज लेड बाई 1996 का जो TN गोदवर्मन केस था उसके हिसाब से। तो फॉरेस्ट का डिफिनीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ऑल एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड, वो सारे आएंगे चाहे यूनियन और स्टेट का रिकॉर्ड हो, और ऑल एरियाज दैट confirm the dictionary meaning of forest and area identified by forest by experts committees set up by the state governments, सब आएगा। एंड अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 लैंड डिक्लेयर्ड एज अ फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2027 एंड अदर लॉज और रिकॉर्डेड इन द गवर्नमेंट एज फॉरेस्ट एज ऑन आफ्टर 1980, ये सब आएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से। अंडर वन संरक्षण एवं संवर्धन रूल 2023 में स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट प्रिपेयर कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड ऑफ लैंड्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। इट इंक्लूड फॉरेस्ट लाइक एरियाज अनक्लास्ड फॉरेस्ट लैंड्स एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड, ये सब भी आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में इट कंटिन्यूज प्रिंसिपल ऑफ TN गोदवर्मन जजमेंट अंटिल दी वन संरक्षण एवं अधिनियम रूल 2023 आर कंप्लीटेड। तब तक उनका सर्वे वगैरह सब नहीं हो जाता है, तब तक TN गोदवर्मन वाला केस ही कंटिन्यू रहेगा उसका प्रिंसिपल। डेटाबेस क्रिएशन करना है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रायर एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट सेफगार्ड इन जू क्रिएशन चाहिए होगा। इम्प्लीकेशन क्या है, तो लैंड अपना फॉरेस्ट लैंड प्रोटेक्ट होगा, कंसिस्टेंट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो स्पिरिट है उससे कंसिस्टेंट रहेगा, इनकरेज करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को थ्रू कंसेंसस डेफिनीशन। नेक्स्ट अपना कम्युनिटी फॉरेस्ट गवर्नेंस, द स्टडी टाइटल कम्युनिटी फॉरेस्ट गवर्नेंस एंड सिनर्जीज अमंग द कार्बन बायोडाइवर्सिटी एंड लिवलीहुड वाज पब्लिश्ड इन द नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल। कम्युनिटी गवर्नेंस है तो कम्युनिटीज़ हैव द राइट टू मैनेज द फॉरेस्ट रिसोर्सेज टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस। बेनिफिट क्या है, इट प्रोवाइड्स लिवलीहुड, न्यूट्रिशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूटिलाइजेज यूनिक नॉलेज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेज ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, कस्टमरीज लॉस फॉर इकोलॉजिकल balances and conflict resolution, and prioritize forest regeneration for management and benefit sharing mechanisms. Steps taken by India, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 का, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल डेवलपर एक्ट FR एक्ट 2006 था। वन पंचायत चलता है उत्तराखंड में, इको डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं फॉर प्रोटेक्टेड एरिया विलेजेस, एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। तो चैलेंजेस क्या हैं इसके लिए कम्युनिटी फॉरेस्ट गवर्नेंस में, तो लैक ऑफ पॉलिसी सपोर्ट फॉर लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज़ एक्सपेंसिव, और फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसीज प्रायोरिटाइजेस मीजर्स टारगेट्स लाइक ट्री प्लांटिंग वगैरह ज़्यादा फोकस होता है, एंड कॉमर्शियल इंटरेस्ट लाइक वेदांतास प्रपोज्ड बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट है तो हिंडर करेगा। और वे फॉरवर्ड में तेलंगाना मॉडल अपनाया जाए तो उसमें क्या है कि अमेंडिंग पंचायत एंड म्यूनसिपल एक्ट फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न, रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स, लाइक छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा ने इसको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट रिकॉग्नाइज किया, फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर लोकल कम्युनिटीज़। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, तो उसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर, तो द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली मार्क्ड 2023 एज 50th ईयर ऑफ टाइगर हो गया। 1973 में लॉन्च हुआ था बाई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। क्या प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंस टू दी टाइगर रेंज स्टेट्स फॉर द कंजर्वेशन, एम इज टू मेंटेन अ वायबल टाइगर पॉपुलेशन फॉर साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चर एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज। NTCA जो है इसको इम्प्लीमेंट करता है, एंड इसको बाद में प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ मर्ज कर दिया गया है, तो अभी प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट ऐसे करके चलता है। तो अचीवमेंट देखा जाए इसका, तो नंबर ऑफ़ टाइगर्स जो हुए हैं ये 3682 हो गए हैं
जो कि 2018 में 2900 समथिंग थे। इंडिया अचीव TX2 इनिशिएटिव जो था दैट टारगेट्स 4 ईयर इन एडवांस की डबल करना नंबर 4 साल पहले कर लिया। टाइगर रिजर्व्स जो है 1973 में जब स्टार्ट हुआ था केवल 9 टाइगर रिजर्व्स थे, अभी 55 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं बाई 2024। एंड 23 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया हैव CATS एक्रेडिटेशंस भी हैं इसके पास। कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ कैसे करता है प्रोजेक्ट टाइगर में, तो इस्टेब्लिशमेंट डेवलपमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व्स पहले तो कराना होता है, फिर कोर बफर स्ट्रेटजी करते फॉर टाइगर्स मैनेजमेंट करते हैं। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, तो बर्ड प्रोजेक्ट यूजेज UAV फॉर जो है सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, स्ट्राइप्स हैं फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है डिप्लॉयड फॉर एंटी पोचिंग ऑपरेशंस। एंड चैलेंजेस क्या हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट है बिटवीन फॉरेस्ट एंड डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज़, चलता रहता है कन्फ्लिक्ट। लो कैपेसिटी अमंग ऑफिशियल्स फॉर इफेक्टिव सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं फॉर हैबिटेट रिस्टोरेशन एक्टिविटीज़। एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एंड रिटेलिएटरी किलिंग्स होती है। हैबिटेट लॉस ड्यू टू लैंड यूज़, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वेसिव स्पीसीज़ की वजह से। तो इंडिया नीड्स टू enhance the habitat quality, establish safe connectivity and minimizes the human tiger conflict through outreach system and compensation policies। अगर ग्लोबल इनिशिएटिव्स देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया का है ग्लोबली जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस है, एंड जो है ट्रैफिक ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है, IUCN का इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम है और टाइगर प्रोग्राम बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022। तो न्यू रूल्स इसके अंडर नोटिफाई किए गए हैं। तो इसमें एक कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर रूल 2024 था। तो एप्लीकेशन टू डिप्टी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट रजिस्ट्रेशन ये करना होगा। ट्रांसफ़र की कंडीशन क्या है, तो ओनर कांट मेंटेन एलिफेंट अगर है तो कैप्टिव एलिफेंट को ट्रांसफ़र करना है। वाइल्ड लाइफ लाइसेंसिंग रूल्स 2024 लाया गया। तो नो लाइसेंस गारंटेड फॉर वाइल्ड लाइफ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 एक्सेप्ट विथ प्रीवियस कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लाइसेंस इशूड बाई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और अथराइज्ड ऑफिसर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लाइसेंसेज एंड एप्लीकेशन ऑन हंटिंग और ट्रेड। लिविंग एनिमल स्पीसीज रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन 2024। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पोसेशन ट्रांसफ़र बर्थ एंड डेथ ऑफ लिस्टेड स्पीसीज, ये सबका रजिस्ट्रेशन करना है, सबका पोसेशन का ट्रांसफ़र बर्थ एंड डेथ ऑफ ऑल लिस्टेड ये करना होगा। फिर जो WPA था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में क्या अमेंडमेंट किए गए थे, तो रिमूव्स करंट शेड्यूल फॉर वर्मिन स्पीसीज़ को हटा दिया गया था एंड इंट्रोड्यूसेस न्यू शेड्यूल फॉर एक्सटेंशन स्पीसीज अंडर साइट्स एंड रिड्यूसेस शेड्यूल फ्रॉम 6 से 4 कर दिए गए थे। अभी शेड्यूल 1 में हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन है एनिमल स्पीसीज़ का, लेवल 2 में लेसर प्रोटेक्शन है, शेड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज़ हैं, शेड्यूल 4 में जो है स्पेसिमन जो है जो साइट्स के अंदर में लिस्टेड हैं वो है कि 4 कर दिए गए हैं, वर्मिन हटा दिया गया। एम्पावर सेंटर टू रेगुलेट इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ कर दिया गया। परमिट्स यूज ऑफ एलिफेंट फॉर रिलीजियस एंड अदर पर्पसेस and managing authority and a scientific authority to regulate the import and export of a specimen of species and chief wildlife warden to manage and maintain sanctuaries and central 2 can notify conservation reserves, central भी notify कर सकता है। concerns and way ahead क्या है, तो कंसर्न में इट अलाउज ओपन सेल एंड परचेज ऑफ एलिफेंट शुरू हो गया जो है, जो परमिट कर दिया है रिलीजियस पर्पस वगैरह से। कंटिन्यूस सेंट्रल होल्ड ओवर गवर्नमेंट डिक्लेरेशन एंड कंसर्न्स ओवर फेडरल स्ट्रक्चर। तो अमेंडमेंट रेंडर्स स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ डिफंक्ट एंड एस्टेब्लिशेस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ बोर्ड एंड वाइल्ड लाइफ। एंड फॉरेस्ट वे अहेड में जो है सर्टिफाई दी एलिफेंट ओनरशिप्स को सर्टिफाई करिए। एडहेयर टू फेडरलिज्म प्रिंसिपल्स इन मैनेजमेंट ऑफ साइंटिफिक अथॉरिटी। इनकरेज रिसर्च एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन इन दी कंजर्वेशन प्लानिंग।
टेम्परेरी रिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिक्लेरेशन पीरियड फॉर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन रिव्यू। नेक्स्ट अपना ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट व्हेन एनकाउंटर्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ लीड टू निगेटिव रिजल्ट सच एज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लिवलीहुड और इवन लॉस ऑफ लाइफ भी हो जाता है। कॉजेज क्या हैं? वाइल्ड लाइफ स्पीसीज अडॉप्टिंग टू चेंजिंग लैंडस्केप and habitat fragmentations, increased population due to the conservation efforts and climate change, resource competition, ये सब की वजह से पड़ रहा है। एक्सटेंट देखें तो एक्सीडेंटल डेथ एंड जो सुसाइड 2022 में इंडिया में हुए तो लगभग 1510 डेथ वर रिकॉर्डेड इन कंट्रीज ड्यू टू एनिमल अटैक इन 2022 एंड 10,085 एनिमल रेप्टाइल इंसेक्ट बाइट्स जो हैं ये सारे रिकॉर्ड हुए थे 2022 में। 10,000 ये सब बाइट्स वगैरह हुआ, उसमें से 1500 मर गए। इम्पैक्ट हैं तो शो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटीज़ तो ड्यू टू फियर, एंजाइटी एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी रहेगा। जूनोटिक डिजीजेस अपना बढ़ सकती हैं, लाइक निपा वायरस का जो आया था। ग्रोइंग एंटीपैथी टुवर्ड्स एनिमल्स हो जाएगा। रिटेलिएटरी किलिंग हो सकती है ऑफ प्रेडेशन ऑफ लाइफ स्टॉक्स कॉजिंग इकोनॉमिक हार्डशिप फॉर पेस्टोरल कम्युनिटीज़। लॉज एंड पॉलिसीज़ देखेंगे तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है प्रोवाइड्स द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर हैबिटेट। नेटवर्क ऑफ 1022 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हो गए हैं अपने इंडिया में। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो SOP है, गाइडलाइंस हैं, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। एडवाइजरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ये एडवाइजरी दी जा चुकी है। वे फॉरवर्ड जो है ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है 2017 से 35 तक का उसमें दिया गया है कि साइंस बेस्ड प्लान्स लाएंगे फॉर स्पीसीज एंड रीजन स्पीसीज कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन एंड क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी, इसे एनहांस करना है। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। तो वाई वाइल्ड लाइफ क्राइम इज इन न्यूज़। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम UNODC ने रिलीज़ किया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वॉल्व्स टेकिंग, पोसेसिंग और जो है ट्रेडिंग और कंज्यूमिंग वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स इन वॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल, रीजनल और नेशनल लॉज। तो व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर दिस? तो डिमांड फॉर मेडिसिन, पेस्ट, बुश मीट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सब की वजह से कन्वर्जेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, पोचिंग, ट्रेड इन प्रोटेक्टेड स्पीसीज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड बाकी ह्यूज प्रॉफिट्स होते हैं। करप्शन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह में, तो ये सब की वजह से बढ़ता है। इम्पैक्ट क्या होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम का? तो 40% ऑफ सीज्ड फोना जो है दे आर थ्रेटेंड और नियर थ्रेटेंड हैं। जितने भी चीज़ होते हैं उसमें 40% हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल फ्लोज, risk of disease transmission and service degradation, undermining of government role, revenue loss, enforcement cost, steps taken to combat this। तो ग्लोबल लेवल पे जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम है UNODC का ग्लोबल प्रोग्राम है फॉर कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ एंड क्राइम, फॉरेस्ट क्राइम 2014। साउथ एशिया का वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क है, साइट्स है 1973 का ट्रैफिक है, सब ग्लोबल स्टेप्स हैं। इंडिया के लेवल पे वाइल्ड लाइफ क्राइम इनिशिएटिव इन इंडिया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज। नेक्स्ट COP14 टू द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो 14th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन टू द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल हुआ ये समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो जो CMS है अपना COP14 जिसका हुआ है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये, अंडर द UNEP 1983 में इन्फोर्स हुआ था। एंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स जो है ये उनका हैबिटेट, ये इसका फोकस रहता है। और इसमें
जो है 2 अपेंडिक्स हैं। तो अपेंडिक्स 1 में लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज़ है, लिस्ट 2 में स्पीसीज़ विद अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस रिक्वायरिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। आउटकम में देखें तो एडिशन ऑफ 14 स्पीसीज़ किया गया CMS के अपेंडिसेस में, ये COP 14 में। एंड न्यू कंसर्टेड एक्शंस फॉर 6 स्पीसीज़ लाया गया। सिंगल स्पीसीज़ एक्शन प्लान फॉर एक्वेटिक स्पीसीज़ है। और एग्रीमेंट फॉर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कवरिंग दी 30 रेंज स्टेट्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। लॉन्च ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। ये सब की आउटकम्स रहे इस हुआ के COP के। इंडिया CMS कॉपरेशन के बारे में थोड़ा देखें तो साइंड ए नॉन लीगली बाइंडिंग MOU ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ साइबेरियन क्रेन्स, मराइन टर्टल्स, डुगोंग्स एंड रैप्टर्स, इस पे की है। होस्टेड COP 13 जो है 2020 में गांधीनगर में हुआ था। एंड पार्ट ऑफ CMS स्पीसीज़ इनिशिएटिव में सेंट्रल एशियन जो है फ्लाईवे और सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव में इंडिया पार्ट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कंपाइल करता है लिस्ट ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज अंडर द CMS। कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग ऑब्जर्व एट लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मुन्नार, पाक बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये अपना इंडिया में भी कोरल ब्लीच हो रहा है। तो कोरल जो होते हैं एक की स्टोन मराइन स्पीसीज हैं फॉर्म ड्यू टू द सिम्बायोटिक रिलेशंस ऑफ पॉलिप्स एंड सिंथेटिक एल्गी कॉल्ड एज जूजेंथिले। एंड इट रिक्वायर्स वार्म टेम्परेचर ऑफ 23 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और वेरी सलाइन वाटर रेंजिंग फ्रॉम 32 से 42 पार्ट्स पर 1000 जो है वो होना चाहिए। और क्लियर एंड शैलो वाटर होना चाहिए एंड विथ अबेंडेंट वहाँ पे सनलाइट आए, इसलिए यूज़ जो है दे आर पाइवेटल हैबिटेट्स ऑफरिंग सस्टेनेंस एंड शेल्टर टू द न्यूमरस स्पीसीज, इसीलिए उनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोलते हैं। कोरल ब्लीचिंग में क्या है, सी सरफेस टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है लीडिंग टू कोरल ब्लीचिंग वेयर जूजेंथिले प्रोवाइडिंग पिगमेंटेशन एंड 90% ऑफ द कोरल्स न्यूट्रिशन नीड दे लीव देयर होस्ट ड्यू टू वार्मिंग। तो अभी स्टेटस देखें तो 2023-24 में 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट हुआ एंड 30% ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर सीवियरली डैमेज्ड एंड 60% पोटेंशियली लॉस्ट बाई 2030 हो जाएगा। एंड ब्लीचिंग इन इंडिया में तो गल्फ ऑफ मुन्नार में लाइफ कोरल कवर डिक्रीज हो गया है 37% से 27% तक आ गया है बिटवीन 2005 से 2021 में। इनिशिएटिव फॉर कोरल कंजर्वेशन इन इंडिया, तो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन जो है 1991 में लाया गया था EPA के अंडर में। गल्फ ऑफ मुन्नार को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, बायोस्फीयर ट्रस्ट इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पे करेगा। कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट मीठापुर इन गल्फ ऑफ कच्छ एंड गुजरात मरीन नेशनल पार्क। एंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रमोट्स आर्टिफिशियल रीफ अंडर द इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजेस। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन इन पॉलिसी मेकिंग में, तो ICRI इस्टेब्लिश एट द फर्स्ट COP ऑफ द CBD 1992 एंड target 30 by 30 that aims to save 30% of degradable reefs by 2030 ये दिया गया है। रीजंस क्या है कोरल ब्लीचिंग का, तो सी सरफेस टेम्परेचर राइज हो रहा है इन ट्रॉपिकल रीजन्स, मराइन हीट वेव्स आ रही हैं लाइक 2020 में गल्फ ऑफ मुन्नार कॉजिंग कोरल ब्लीच, बायोलॉजिकल इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज हैं लाइक सीवीड एंड क्रॉन ऑफ थॉर्न स्टारफिश, एक्सपोजर ऑफ केमिकल कंटामिनेंट्स लाइक कॉपर एंड एपिजोटिक और पैथोजेंस इंक्लूडिंग पैथोजन इंड्यूस्ड ब्लीचिंग causing the colony death। वे फॉरवर्ड में बायो रॉक टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, यूज गल्फ ऑफ कच्छ में यूज़ भी हो गया है कोरल रिस्टोरेशन के लिए। और सुपर कोरल्स बना सकते हैं, तो XC2 ब्रीडिंग ऑफ हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट कोरल कॉजिंग ह्यूमन असिस्टेंट इवोल्यूशन। देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स,
तो न्यूज़ रिसर्च बाय द यूनेस्को इन दी एंड IUCN, the World Heritage Sites make up less than 1% of the Earth's surface, but they harbor 20% of planet's biodiversity. और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो एरिया और ऑब्जेक्ट्स इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट designated as having outstanding universal value under the 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन. वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था एज अ कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज. एंड ऑब्जेक्टिव जो है इसमें 5 C's हैं: क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज़. साइट्स आर सिलेक्टेड अंडर द 3 कैटेगरीज: कल्चरल, नेचुरल और मिक्स साइट होती है. तो इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल है, 1 मिक्स है कंचनजंगा में. इन सिग्निफिकेंस क्या क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी? तो एक तो covers all the natural, cultural and mixed heritage sites, encourage integration of site protection into the regional planning programs, utilizes World Heritage Fund for disaster relief. It requires a regular report on conservation state of the to the वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को रेगुलर रिपोर्ट भेजना पड़ता है. इसके अलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन इनकरेज होता है, डायलॉग बिटवीन पॉलिसी मेकर एंड वर्ल्ड हेरिटेज एक्टर्स होता है, एंड बैलेंस बिटवीन नेचर एंड कल्चर आता है. चैलेंजेस क्या है? तो डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज हो रहा है, लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हेरिटेज है सुमात्रा का, डिक्लाइन हो रहा है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक लेक तुर्काना इन द नेशनल पार्क इन केन्या, उसकी वजह से डिग्रेड हो गया. एंड क्लाइमेट चेंज है, लैक ऑफ फंड्स हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं. फिर वेटलैंड कंजर्वेशन इन इंडिया. तो वेटलैंड का करंट सिचुएशन इंडिया में देखिए 7 लाख वेटलैंड हैं जो कि कवर करते हैं 16 मिलियन हेक्टेयर. दैट इज़ अराउंड जो है 5% तक पहुँच जाएगा ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री. एंड इंडिया लॉस्ट 2 out of 5 वेटलैंड इन दी लास्ट 3 decade. और सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड क्या है? तो कार्बन सिंक होते हैं एंड वाटर स्टोरेज का काम करते हैं, और हैबिटेट फॉर वाइडर रेंज ऑफ डाइवर्सिटी है, नेचर शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, एंड प्रिवेंट कोस्टल इरोजन्स. इंट्रोजेंसिक कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू होती है, क्रिएट लिवलीहुड. किडनीज ऑफ लैंडस्केप बोलते हैं क्योंकि ये कंटामिनेंट्स को फिल्टर करते हैं, किडनीज ऑफ लैंडस्केप्स. तो स्कीम्स एंड पॉलिसीज इसको इंडिया में कंजर्व करने के लिए क्या है? तो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स हैं, इन 2017 में आए थे. एस्टेब्लिश ऑफ सेंटर ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. नेशनल प्लान है फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. एंड पार्टी है अपना इंडिया रामसर कन्वेंशन के लिए. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में इंडिया के 12 जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेज हैं. कंस्ट्रेंट्स क्या है कंजर्वेशन के लिए? तो ग्राउंड वाटर सैलिनेशन एंड ओवर एक्सट्रैक्शन अल्टरिंग दी नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल regime, एंड ग्रोइंग वेस्ट डिस्पोजल फ्रॉम अर्बन एंड पेरियर्बन एरिया. proliferation of invasive species like water hyacinth and salvinia. Climate change impact including sea level rise, drought and harmful algal bloom. फिर वे फॉरवर्ड में होलिस्टिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल बनाना होगा फॉर मॉनिटरिंग रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड वेटलैंड्स करना होगा. स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन नॉर्म्स करेंगे. प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन करना है बाय इन्वॉल्विंग दी लोकल कम्युनिटीज. तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ ना. हाँ भाई. कि 7 और 8 ना, रात को 15 दिन तो मेरा टेस्ट है अभी, सब प्रिपरेशन में टेस्ट लेना है. ठीक.